जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कभी कभी अपने सामाजिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में या सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं और बड़ा सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं और दूसरे को आप उसमें उलझा लेंगे। लेकिन जब घटना घट चुकी होती है उसके बाद आपको लगता है कि जो चक्रव्यूह आपने रचा था उसमें दूसरा तो नहीं फंसा, आप खुद फंस गए। ये जो संदर्भ मैं ले रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी का ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया था और उस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि वो इंडिया गठबंधन के अंदर गांठ पैदा कर देगा, परेशानी क्रिएट कर देगा और इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। वो क्या निर्णय था, आइए उस पर बात करते हैं। पहले पहलगांव के अंदर घटना हुई, 26 लोग शहीद हुए, परिवार उजड़े, बीवियों के सिंदूर उजड़े, लेकिन वो आतंकवादी कहां गए किसी को पता नहीं चला। जमीन खा गई, आसमान निगल गया, किसी को नहीं पता चला और उस विषय में बात भी नहीं हो रही। ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो आतंकवादी जैसे पहलगांव के अंदर हुआ, जैसे पुलवामा के अंदर हुआ था, वो उसी प्रकार की घटना हुई। चलिए, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ। हमारे विदेश मंत्री ने खुद कहा कि ये पहले इसकी सूचना पाकिस्तान को दे दी गई थी और ये स्वाभाविक है, अगर सूचना दे दी गई थी तो आतंकवादी वहां से भाग गए, उनके परिवार के लोग मारे गए। और जरूरी नहीं कि आतंकवादी का परिवार का आदमी आतंकवादी हो, अच्छे आदमी के परिवार के लोग अच्छे हों, खराब आदमी के परिवार के लोग खराब हो। लेकिन चलिए, इमारतें ढही, कुछ लोग मरे, अब वो आतंकवादी थे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हो गया। आतंकवादी ठिकानों को जो सेना को, वायुसेना को काम दिया गया, वो उन्होंने सफलतापूर्वक कर दिया। अब ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ है। लगता ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो युद्ध विराम हो गया है, क्योंकि मोदी जी उसका क्रेडिट ले रहे हैं। अरे, जो चीज इनकम्प्लीट है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, तो अभी किस बात के लिए क्रेडिट ले रहे हैं, पुष्प वर्षा क्यों करा रहे हैं और सिंदूर क्यों बांट रहे हैं। अभी युद्ध विराम हो जाए, जीत हासिल हो जाए, उनके सीने पे पैर रख के हमारी देश की सेना खड़ी हो जाए, उनके लोगों से आत्मसमर्पण करा दे, पीओके ले ले, मान लेंगे। फिर उसके बाद आपके ऊपर पुष्प वर्षा नहीं, दूध से आपको नहलाएंगे और जो आप चाहेंगे करेंगे। लेकिन अभी तो युद्ध विराम हुआ नहीं है, अभी तो लड़ाई जारी है। तो किस बात की विजय पताका आप लहरा रहे हैं, जबकि देश के अंदर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। युद्ध विराम हुआ है तो किसने कराया है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोर्ट में कह दिया, एफिडेविट दे दिया, ये युद्ध विराम अमेरिका ने कराया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। मोदी जी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ है और किसने कराया है, अगर हुआ है तो। चलिए, उससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, वो चल रही है, मोदी जी चल रहे हैं, उन्होंने डेलीगेशंस बनाए और डेलीगेशंस विश्व के अलग अलग भाग में भेजे। और डेलीगेशन कैसे बने, उन्होंने सोचा था भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया। उन्होंने उसमें निशिकांत दुबे को भेजा, शशि थरूर साहब को भेजा, ओवैसी साहब को भेजा। निशिकांत दुबे ने वहां जाके मुस्लिम राष्ट्रों के फेवर में बोल दिया और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नैरेटिव को खत्म कर दिया और इजराइल को नाराज कर दिया। भाई, जो नेता हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं और इजराइल के फेवर में बोलते रहते हैं, अगर उस क्षेत्र में जाके वो ये सोचेंगे कि दूसरे देशों को खबर नहीं मिलेगी और वो अपना स्टैंड बिल्कुल बदल लेंगे 180 डिग्री, वो संभव नहीं है। आज के तारीख में सबको सब पता है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हुई, जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचने में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से गलती हुई, वो हुई ओवैसी साहब को भेजने में और थरूर साहब को भेजने में। सोचा यह था कि थरूर साहब को भेजेंगे तो आप जानते ही हैं, हर पार्टी के अंदर आपसी विवाद होते हैं
और थरूर साहब एक योग्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी, उनकी अंग्रेजी 99% लोग बिना डिक्शनरी देख के समझ नहीं पाते हैं। और उनके कभी कभी स्टेटमेंट से लगता है कि आजकल वो हाईकमान से कांग्रेस के नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि इसका एक्सप्लॉइटेशन करें और कांग्रेस को केरला के अंदर तोड़ दें, जिससे कि केरला के अंदर जहां कांग्रेस और वामपंथ के बीच में संघर्ष है और भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, उनको पैर रखने की जगह मिल जाए। और शशि थरूर साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिए थे, दिल की बात थी, उनकी मन की बात थी, या भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देने के लिए लिए थे, तो समय पता चलेगा। लेकिन शशि थरूर साहब से मोदी जी प्रसन्न हो गए, उनसे मिले और उनको डेलीगेशन का हेड बना के भेज दिया। और दूसरा, ओवैसी साहब को आपको पता है, जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें मोदी जी तो नहीं आए, और ओवैसी साहब क्योंकि एकमात्र सांसद हैं अपनी पार्टी के, तो संख्या के अनुसार लोगों को बुलाया गया था, उनको नहीं बुलाया गया था। लेकिन अमित शाह ने पर्सनली उनको फोन किया और स्पेशली ओवैसी साहब को बुलाया गया और सर्वदलीय बैठक में वो आए। अच्छा, इससे क्या हुआ कि जो एक ओवैसी साहब की बड़ी कुख्यात छवि भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी थी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, और ओवैसी साहब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मददगार थे हिंदू मुसलमान नैरेटिव को क्रिएट करने में। और हम लोगों को भी लगता था कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो एक प्रकार से वो नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। लेकिन इस बार ओवैसी साहब बड़े इंटेलिजेंटली खेल गए, और इतना ज्यादा इंटेलिजेंटली खेल गए। वैसे मैं भी कई बार उनसे मिला हूं, उनकी बात को मैंने सुना है, मुझे लगता है इसे हाईली ए पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्ट। अब इतने रहस्यमयी कैरेक्टर्स बन गए हैं शशि थरूर साहब और ओवैसी साहब। अब ओवैसी साहब की आज की छवि अगर देखें, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए, जिस प्रकार से विदेश में जाके उन्होंने देश की छवि को क्रिएट किया, तो जितने भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं वो भी आज की तारीख में ओवैसी साहब को गाली नहीं दे सकते। तो ओवैसी साहब ने इस अवसर का उपयोग करते हुए, जिसे आपदा में अवसर कहते हैं, आपदा में अवसर का उपयोग करते हुए अपनी छवि को इंप्रूव कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को बिल्कुल खत्म कर दिया। और अगर अब ओवैसी साहब ने एक नया कार्ड खेला है, जैसा सूत्रों से पता चला है कि बिहार इलेक्शन के पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को एक मैसेज भेजा है और यह कहा है कि अगर तेजस्वी यादव उचित समझें और तेजस्वी यादव पहल करें तो AIMM जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर सकती है। अब देखिए, ये बहुत बड़ी ट्रम्प चाल है और ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दे दिया है ओवैसी साहब को उसका फायदा उठाने का। छवि बन गई, ओवैसी साहब की छवि बहुत अच्छी बन गई। देश के अंदर हिंदू कट्टरवादी लोग भी ओवैसी साहब का आज की तारीख में आलोचना ही नहीं कर सकते। अब जो भी 3 महीने 4 महीने 6 महीने में चुनाव हो बिहार के अंदर, तब तक तो पूरी छवि को ओवैसी साहब की खराब नहीं कर सकते, क्योंकि एक हिस्ट्री ऐसी क्रिएट कर दी ओवैसी ने विदेश जाकर और एक स्टैंड लेकर, जिससे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के अंदर उनकी छवि इंप्रूव हो गई। तो जिस खराब छवि का एक क्वेश्चन मार्क लग जाता था इंडिया गठबंधन के ऊपर, इसके पहले वो क्या लगता था, भाई इंडिया गठबंधन ये तो चाहती थी कि मायावती जैसे लोग और ओवैसी जैसे लोग उनके साथ आ जाएं, जिससे कि अपोजिशन वोट्स का डिवीजन ना हो, क्योंकि बहन मायावती के खड़े होने से मुसलमान वोट भी थोड़ा चला जाता है तीसरी तरफ और दलित वोट भी चला जाता है, अपोजिशन को नुकसान होता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। उसी प्रकार से ओवैसी साहब अगर मुसलमान कैंडिडेट मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में खड़े कर देते हैं तो मुसलमान वोट डिवाइड हो जाता है, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। अब ये इंडिया गठबंधन को, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को ये कॉल लेनी है कि बिहार के अंदर, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है जो पहले वाली थी कि अगर ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन अपने में शामिल करता तो हिंदू कट्टरवादियों को यह मौका मिल जाता ये कहने का कि देखिए ओवैसी साहब के साथ ये गठबंधन कर रहा है इंडिया गठबंधन, जो कि मुस्लिम कट्टरवादी हैं, और उस मुस्लिम कट्टरवाद के भूत को दिखा के हिंदू कट्टरवाद को एकत्रित करके इलेक्शन जीतने की जो संभावना भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो उन्होंने खुद ही खत्म कर दी। जो 2 महीने पहले की स्थिति थी वो आज स्थिति नहीं है। ओवैसी साहब की इमेज बढ़ गई, उन्होंने देश के प्रति अपने समर्पण को दिखा दिया, तो उनकी इमेज आज वो नहीं है जो 2 महीने पहले थी। तो आज की तारीख में अगर इंडिया गठबंधन उनसे गठबंधन करता है तो एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि मुसलमान वोटों में अब कोई डिवीजन नहीं होगा।
100% वोट जो है इंडिया गठबंधन को मिलेंगे, लेकिन उसका काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं में नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं के अंदर ओवैसी साहब ने जैसे प्ले किया, जिसका मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ओवैसी साहब आज इतने हेटेड नहीं है हिंदू मेजॉरिटी में, और उसका फायदा अगर ये इंडिया गठबंधन समझता है, तेजस्वी यादव समझते हैं, राहुल गांधी समझते हैं कि अगर उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए और उनको रेस्पेक्टेबल पोजीशन दे दी जाए, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वोट तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अवसर ओवैसी साहब को दिया है और ओवैसी साहब ने अपने छवि को इंप्रूव कर लिया है, इसलिए हिंदू पोलराइजेशन काउंटर पोलराइजेशन में नहीं होगा और फायदा हो जाएगा। शशि थरूर साहब भी आज के तारीख में इतनी ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो मानी बात है कि ये बिल्कुल आज के तारीख में लग रहा है लोगों को कि शशि थरूर साहब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। उनकी एक हाई इंटेलेक्ट लेवल का वो है, वो जानते हैं केरला की भूमि में, चाहे वो रेल मैन जो मेट्रो मैन थे श्रीधरन, वो भी वहां जाके कुछ नहीं कर पाए थे। केरला के लोगों की जो सोचने की स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें थरूर साहब की अपनी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो उतना फायदा नहीं कर पाएंगे जितना वो कर सकते थे। लेकिन अगर वो कांग्रेस में रह जाएंगे तो कांग्रेस में उनका कद बढ़ गया और वो जाके उन्होंने अमेरिका के अंदर कर दिया जो एक बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी को करना चाहिए था। मैंने सोचा तो मोदी जी ने था कि थरूर साहब जाएंगे, उससे हमारी इमेज ठीक होगी, कांग्रेस की इमेज टूटेगी, कांग्रेस में इंटरनल डिवीजन बढ़ेगा, लेकिन थरूर साहब ने जो रहस्योद्घाटन वहां जाके किया और ये कहा कि जब पहले पठानकोट का काम हुआ था, जब आतंकवादी घटना हुई थी और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की थी, तो मोदी जी ने पर्सनली नवाज शरीफ को फोन करके आईएसआई को इनवाइट किया था, ये कह के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबों पे ताला जड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दो चक्रव्यूह रचे थे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने शशि थरूर के नाम से और ओवैसी साहब के नाम से, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं। और अगर इंडिया गठबंधन इन दोनों मिस कैलकुलेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने की है उसका उपयोग करे, तो इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़े फायदे में रह सकता है। और एक तीसरा मुद्दा जो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं मैं सनातनी हूं, हमारे यहां देश में, हमारे समाज के अंदर, सनातन धर्म में जो सिंदूर है वो केवल पति से स्वीकार किया जाता है। पति के अलावा सड़क चलते लोग अगर आपके यहाँ घंटी बजाएं और आपको सिंदूर दें तो कोई भी महिला उसे स्वीकार नहीं करेगी, करना चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा, जबकि युद्ध विराम अभी क्लियर नहीं हुआ है कि हो गया है कि नहीं हो गया, कंट्रोवर्सी है, लेकिन अगर हो भी गया है और उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं तो 26 विधवाओं के सिंदूर का जवाब आपको देना चाहिए। बल्कि जो सधवा हैं आज की तारीख में, जिनके पति कृपा से जिंदा हैं, उनको सिंदूर बांटने का अधिकार किसी और को नहीं है, वो केवल उसके पति का है कि सिंदूर उसी के हाथ से पत्नी ले। ये जो संस्कार है मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी अरे गहरे व्यक्ति से सिंदूर एक्सेप्ट देश की महिला करेंगी, इस पे मुझे लगता है कि कम संभावना है, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज तीसरी भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी, ये मेरा विचार है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।